प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रबंध के स्तर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसमें सबसे पहले देखेंगे उच्च प्रबंधक। फिर आता है आपके उच्च प्रबंधक को हमने दो भागों में बांटा है, संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर ये दूसरा बी, मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। फिर नेक्स्ट दे रखा है उसमें पहला, फिर दूसरा है मध्यवर्ती प्रबंध, मिडल मैनेजमेंट। फिर तीसरा है परिचालन या पर्यवेक्षकीय प्रबंधक, ऑपरेटिंग और सुपरवाइजर, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ये अध्ययन करने के बाद में हम देखेंगे प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर क्या हो सकता है। तो आओ पहले हम देखते हैं प्रबंध के स्तर कौन कौन से हो सकते हैं। पहले स्तरों को, तीन स्तरों को ज्ञात करने से पहले हम देखें कि प्रबंध के स्तर से क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं। प्रबंध के स्तर से तात्पर्य किसी संस्था के प्रबंधकीय पदों के स्तरों से है। ये विभिन्न प्रबंधकों के बीच आदर्श श्रृंखला, चेन ऑफ कमांड का निर्माण करते हैं। अगर हम अन्य शब्दों में कहें कि पदानुक्रम की इस जो व्यवस्था है, ये पदानुक्रम की व्यवस्था है। हायरार्की, जिसे हम हायरार्की पिछले दिन में पढ़ा था हमने, हायरार्की पदानुक्रम की व्यवस्था भी कहलाती है। संगठन संरचना में विभिन्न स्तर होते हैं। हम देखते विभिन्न स्तर होते हैं, उच्च लेवल, फिर उसके बाद में मध्यवर्ती, फिर परिचालन। तो ये विभिन्न लेवल होते हैं जो सत्ता या पद या स्थिति, पोजीशन का अंतर बताते हैं। ठीक है। फिर एक राइटर है, उसको समझाने के लिए एक राइटर अर्नेस्ट डेल लिखते हैं। वो उनका कहना यह है कि जैसे जैसे कोई संस्था बड़ी एवं जटिल होती जाती है, उसमें आदेश श्रृंखला के लंबी होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि संस्था का व्यापक विकास होता है तो एक समय आता है कि प्रत्येक स्तर पर आदेश श्रृंखला को फैलाना पड़ता है और उन्हें निरीक्षण स्तर का जन्म हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो संस्था बड़ी होगी उसके लेवल भी बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार उन्हें समझाया कि संस्था का अगर विकास होगा या वो अधिक व्यापक होगी, उसका व्यापक विकास होगा तो इसके पर जटिलता आएगी। जटिलता को दूर करने के लिए आदेश श्रृंखला को लंबा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इस प्रकार अर्नेस्ट डेल ने समझाया है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले दे रखा है उच्च प्रबंधन, टॉप मैनेजमेंट। उसके बारे में अध्ययन करते हैं। टॉप मैनेजमेंट किसी भी उपक्रम में उच्च स्तरीय प्रबंधकों का स्थान सर्वोपरि होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो टॉप लेवल होगा वही मुख्य होगा, सर्वोपरि होता है ना, जो उसकी बात मानी जाती है। सर्वोपरि का मतलब वो सभी जो अपने जो नीचे वाले होते हैं उनको कंट्रोल करता है। एक वृत्त आकार के, लार्ज आकार के, जो संस्था है वो बहुत बड़ी है, वहाँ पे बड़ी संस्था के उपक्रम में उद्देश्य और नीतियों का निर्धारण सामान्य उच्च प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। ठीक है। बड़ी जो संस्था है, जो लार्ज है, जिसका आकार क्या है, बहुत बड़ा है, वहाँ पे उद्देश्य व नीतियों का निर्धारण कौन करता है, सामान्य उच्च प्रबंधक का द्वारा किया जाता है। उच्च प्रबंधक में मुख्य अधिशासी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, संचालक मंडल का प्रत्यक्ष प्रबंध संचालन, महाप्रबंधक आदि को शामिल करते हैं। कंपनी के संदर्भ में अब यहाँ पे बात ये होने के बाद में अब क्या है कि कंपनी है उसके संदर्भ में हम देखें, रेफरेंस दे हैं तो उच्च प्रबंधकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर दे रखा है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। संचालक मंडल में अंशधारी द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जो कंपनी के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनका व्यवसाय पर नियंत्रण होता है। ठीक है। इस प्रकार कुंटज और डोनवेल जो प्रबंध के जानकार है वो कहते हैं कि संचालक मंडल के कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। वही कहते हैं संस्था की संपत्ति की पन्यासी के रूप में सुरक्षा करता है। ये कौन, संचालक मंडल, पन्यासी यानी ट्रस्टी के रूप में। फिर दूसरा उन्होंने बताया, नेक्स्ट बताया, संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। फिर योजनाओं या परिणाम का मूल्यांकन करता है।
फिर नेक्स्ट बताया उन्होंने बजटों का अनुमोदन करता है। फिर नेक्स्ट आय या लाभों का वितरण भी करता है। फिर नेक्स्ट लास्ट बताया महत्वपूर्ण मामलों में विचार विमर्श करना होता है। इस प्रकार ये संचालक मंडल के कार्य थे। अब आता है नेक्स्ट है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। ये क्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संस्था की नीतियों की क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्रियान्वित। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की संस्था में प्रमुख भूमिका होती है, वे अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। कौन कौन से कार्य है वो इस प्रकार है। संचालक मंडल तथा संपूर्ण संगठन के बीच संपर्क बनाए रखना किसका काम है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का। फिर नेक्स्ट है संस्था के उद्देश्यों को स्पष्ट करना एवं नीतियों की व्याख्या करना। फिर नेक्स्ट है आवश्यक आदेश देना, आदेश निर्देश प्रसारित करना। नेक्स्ट है संपूर्ण संस्था में समन्वय स्थापित करना, समन्वय स्थापित कोऑर्डिनेशन करना। फिर संस्था के बाह्य वातावरण का अध्ययन एवं उचित कदम उठाना। संस्था में कितने वातावरण पाए जाते हैं, हमने पढ़ा था जब प्रबंध की विशेषता पढ़ रहे थे। एक होता है आंतरिक वातावरण और एक होता है बाह्य वातावरण, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो बाह्य वातावरण है उसका अध्ययन करता है और उचित कदम उठाता है। फिर नेक्स्ट है आपके ये होने के बाद में इसके कार्य इस प्रकार थे। फिर नेक्स्ट आता है आपके मुख्यवर्ती प्रबंधक, मिडल मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट इसमें क्या होता है, उसमें मंडल प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक, विवादाध्यक्ष या प्रबंधक शामिल किए जाते हैं। जैसे दूसरा इसका रूप ही हो सकता है, जैसे उत्पादन प्रबंधक, विपणन प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक, कार्यालय प्रबंधक आदि शामिल कर सकते हैं इसमें। अब इसके भी क्या इसके कौन कौन से मिडिल मैनेजमेंट के कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। कार्य के संचालन के लिए विस्तृत निर्देश देना। फिर नेक्स्ट हो सकता है विभाग के विभिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित करना। फिर नेक्स्ट है शोध एवं अनुसंधान के लिए प्रयास करना। फिर नेक्स्ट है पर्यवेक्षकीय प्रबंध की समस्याओं का समाधान में योगदान देना। फिर नेक्स्ट है पर्यवेक्षकीय प्रबंध स्तर पर उत्पन्न विवादों के निपटारे में सहयोग करना। इस प्रकार और भी कार्य है, लेकिन हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण जो कार्य है उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। फिर नेक्स्ट आता है आपके परिचालन या पर्यवेक्षकीय प्रबंधक, ऑपरेटिंग और सुपरवाइजिंग मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, प्रबंध के क्षेत्र में कार्यालय के अधीक्षक और दूसरा भी हो सकता है मुख्य लिपिक या फोरमैन या विक्रय अधिकारी या लेखा अधिकारी आदि को शामिल किया जाता है। ये संस्था के दैनिक कार्य के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो डेली का जो रूटीन का जो काम है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी कौन कौन से हो सकते हैं इनके कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्मचारियों को कार्यभार सौंपना, पहला काम है इनका। दूसरा, कर्मचारियों को कार्य संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना। फिर ये कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, मतलब मोटिवेट करना और तथा उन्हें अनुशासित बनाए रखना, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन रखना। फिर कर्मचारी के कार्यों का मूल्यांकन करना, इवोल्यूशन करना, उनके कार्य का मूल्यांकन करना, किनका, कर्मचारियों का। फिर कर्मचारी के विवादों का निपटारा करना। ये इस प्रकार के कार्य थे परिचालन या पर्यवेक्षकीय प्रबंध। इस प्रकार हमने प्रबंध के स्तर को, उच्च प्रबंध के बारे में जाना। फिर उसमें 2 संचालक मंडल के कार्य देखे, फिर उसके मुख्य कार्यकारिणी के कार्य किस प्रकार के होते हैं। फिर आता है हम मध्यवर्ती प्रबंधक, मिडल मैनेजमेंट का कौन कौन से व्यक्ति थे, कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट या कौन कौन से इसमें शामिल करते हैं वो देखा। फिर नेक्स्ट हमने देखा परिचालन या पर्यवेक्षकीय प्रबंध कौन कौन हो सकते हैं, फिर उनके कार्य कौन कौन हो सकते थे। इस प्रकार हमने प्रबंध के स्तर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की जानकारी प्राप्त की। अब हम देखेंगे प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से अंतर हो सकते हैं। तो पहला जो अंतर है परिभाषा, मैनेजमेंट का हमने खूब अध्ययन किया है, उसके बाद में हमने
प्रशासन, प्रशासन क्या होता है व्यवहार में, जो हमारा जनरली ये देखा जाता है कि किसी भी संगठन को आर्थिक आधार पर देखा जाता है तो प्रबंध शब्द का उपयोग करना अधिक ठीक रहता है, किंतु जहाँ किसी संगठन में आर्थिक आधार लगभग नहीं के बराबर होता है या गौण होता है तो वहाँ प्रशासन शब्द का उपयोग करना उचित होता है। जैसे हम देखते हैं कि प्रशासन का शब्द का उपयोग एडमिशन कहाँ लगाया जाता है, सरकारी कार्यालय में, नगर पालिकाओं में, विश्वविद्यालयों में प्रशासन शब्द का उपयोग अधिक किया जाता है, वहाँ पे मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रबंध और प्रशासन में अंतर। सबसे पहले डेफिनेशन है इनकी, प्रबंध नीतियों या योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध रखता है और यहाँ पे प्रशासन संस्था के उद्देश्यों या नीतियों का निर्धारण करने एवं योजनाओं का निर्माण करने से संबंध रखता है। इंग्लिश में देख लीजिएगा, मैनेजमेंट प्राइमरी रेफर टू द टास्क ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड पॉलिसीज फॉर accomplishment the objective of the organizations. Admission primarily refers to the determination and formulation of plans and policies of the organization of an organization. फिर नेक्स्ट दे रखी है प्रबंध का स्तर, ये निम्न वर्गीय प्रबंध का कार्य है। इट इज़ लार्जली लोअर मैनेजमेंट फंक्शन और ये इट इज़ ए लार्जली टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये उच्च प्रबंधकीय कार्य है। ठीक है, दो अंतर हो गए। फिर है चातुर्य स्किल्स, प्रबंधकों को तकनीकी तथा मानवीय चातुर्य की अधिक आवश्यकता होती है। मैनेजर्स मैनली रिक्वायर टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स। ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट में ये होता है तकनीकी या मानवीय, यहाँ इसमें क्या होता है प्रशासकों को वैचारिक योग्यता या चातुर्य की अधिक आवश्यकता पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन मैनली रिक्वायर कंसेप्चुअल स्किल्स। ठीक है, इस प्रकार इनकी तीन विशेषता, तीन जो अंतर का कारण है वो जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट देखते हैं कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क। ये कार्य का निष्पादन से संबंधित कार्य है, ये कार्य के निष्पादन से संबंधित कार्य है। इट इज़ ए लार्जली एग्जीक्यूटिव और गवर्निंग और डूइंग फंक्शन है, ये निर्धारक कार्य, इट इज़ ए लार्जली डिटर्मिनेटिव फंक्शन है। ओके, फिर नेक्स्ट है निर्णयों का क्षेत्र, स्कोप ऑफ डिसीजन। प्रबंधक सामान्य से दिन प्रतिदिन के कार्य से संबंधित निर्णय लेते हैं। इट इज़ यूजुअली टेक्स routine decision for implementing major decision takes by the administration. प्रशासन नीति संबंधी निर्णय लेते हैं। It takes major policy decisions affecting the whole organizations. नेक्स्ट कारण है इसका अंतर का प्रचलन का क्षेत्र, फील्ड्स ऑफ यूजेस, कहाँ पे इसका क्षेत्र यूज किया जाता है। प्रबंध शब्द का प्रचलन लाभ या उद्देश्य वाले या व्यावसायिक संगठनों में अधिक किया जाता है। ठीक है, आप देखते हो कंपनी वगैरह में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। द टर्म मैनेजमेंट इज द ऑफन यूज्ड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रशासन शब्द का प्रचलन गैर उद्देश्य वाले संगठनों में अधिक किया जाता है। द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन इज यूजुअली यूज इन द नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बताया था ना आपको, विश्वविद्यालय, नगर पालिका, सरकारी कार्य इत्यादि। व्यक्तियों का स्तर, प्रबंध करने वाले व्यक्ति प्रायः सामान्य वेतनभोगी तथा सामान्य स्तर के व्यक्ति होते हैं। मैनेजमेंट इज मोस्टली डन बाय पेड मैनेजर विथ नॉर्मल टैलेंट एंड स्टेटस। प्रशासन करने वाले व्यक्ति सामान्य उच्च प्रबंधन के व्यक्ति होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्टली डन लीड पर्सन होते हैं। कार्यशैली स्टाइल ऑफ एक्शन, प्रबंध अभिप्रेरित करके कार्य करवाता है। मैनेजर गेट्स थिंग डन बाय मोटिंग,
और यहाँ पे प्रशासन आदेश देकर कार्य करवाता है। एडमिशन गेट थिंग कट गए यहाँ पे, बाई इश्यूड कमांड्स, ये कमांड्स के द्वारा इसको काम करवाता है, ठीक है, आदेश देके काम करवाता है। यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है इसको, बाई इश्यू कमांड्स होता है, ये कार्य करवाता है किसके द्वारा, कमांड्स, आदेश देकर। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर इस प्रकार है। और भी 2-3 अंतर हो रहे हैं, आप किताब में देख सकते हो। किताब का नाम है, किताब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आर.एल. नोल्ला की है, जो जिसका राइटर आर.एल. नोल्ला का है, जो मार्केट में अवेलेबल है, जो इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर।